और 10th क्लास के मेरे बच्चों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत से बच्चे बाद में जुड़े हैं और जब मैं अपना कई सारे लेक्चर कंप्लीट कर दिया, जब मैं फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर दिया, तब बहुत से बच्चों का मैसेज आया कि सर मैं भी जुड़ना चाहता हूँ। तो पहले तो उन बच्चों से कहना चाहूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। रोज़ रोज़ मुझे आपको अलग से इसका लिंक ना भेजना पड़े। आप लोग इसे अगर सब्सक्राइब कर लोगे तो और ऑल नोटिफिकेशन के बेल पर क्लिक कर लोगे तो रोज़ आप लोग को मेरी वीडियोस मिल जाया करेंगे, ठीक है। और मेरे इस चैनल पे क्लास 12 और क्लास 10 इस दो ही क्लास के लिए वीडियो मिलेगा। तो साफ साफ आपका लिखा हुआ मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे कि ये कौन से क्लास की वीडियोस है। आप अगर 12th क्लास में जो बच्चे होंगे वो 12th क्लास की देख लेंगे, जो 10th क्लास में होंगे 10th क्लास की देख लेंगे। इसके अलावा कभी कभी मैं कुछ मोटिवेशनल वीडियोस और कुछ ऐसे भी कुछ बताना होता है, कोई विशेष बातचीत करनी होती है तो उसकी भी मैं वीडियो डालता रहता हूँ, तो वो भी आप लोग देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। और पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कर लें। तो हम बात कर रहे थे कि चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है क्लास 10th के हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, क्योंकि जो 12th क्लास का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो तो सबके लिए है, लेकिन जो मैं क्लास 10th के लिए वीडियो बना रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैंने अभी तक वीडियो नहीं बनाई। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अभी तक कोई रिक्वायरमेंट नहीं आया कि सर हमें इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ना है, हमें हमारे लिए भी बनाओ वीडियो। अगर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट आएगी तो मैं ज़रूर बनाऊंगा, ठीक है। और उनको भी मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा तत्काल, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बहुत सारे स्टूडेंटों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर हमारे स्कूल लॉकडाउन चल रहा है, तो इस लॉकडाउन के तहत अगर हम कुछ पढ़ना चाहते हैं, हमारी पढ़ाई का लॉस ना हो, तो इसलिए मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए खास करके ये वीडियो बना रहा हूँ। बाकी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख सकते हैं इसे और समझ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को समझ में नहीं आएगा। तो हम बात कर रहे थे सबसे पहले कि चैप्टर फर्स्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से फटाफट, उसके बाद हम अपना अगला चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर 2। चलिए सबसे पहले हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। चैप्टर 1 में हमने क्या क्या पढ़ा था। चैप्टर 1 में एक तो हमने SCF निकालना सीखा। चैप्टर 1 में हमने क्या सीखा, SCF निकालना सीखा। दोनों तरीके से सीखा हमने क्या किस तरीके से, एक तो गुणनखंड विधि से हमने सीखा कि HCF कैसे निकालते हैं, एक हमने विभाजन विधि के द्वारा सीखा कि HCF कैसे निकालते हैं, एक हमने यूक्लिड प्रमेय के बारे में सीखा जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। बहुत से बच्चे बोल रहे थे सर आप EDA लिखते हो तो EDA का मतलब क्या होता है। EDA का यही मतलब होता है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। हिंदी में क्या कहते हैं हम, हिंदी में कहते हैं हम इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ठीक है। तो हमने HCF सीखा था, एक तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा, एक विभाजन विधि द्वारा, एक गुणनखंड द्वारा। ये विभाजन विधि और यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगभग एक जैसी है, ठीक है। अगर आपको विभाजन विधि नहीं आएगा तो आप यूक्लिड प्रमेय भी नहीं सीख पाएंगे। और क्या सीखा था, और सीखा था कि सर कोई भी धन पूर्णांक 6Q + M और इस टाइप के रूप में होता है, तो ये कुछ सीखा था। और एक अपरिमेय सिद्ध करना, एक हमने सीखा था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, कुछ इस टाइप के लिए में संख्या है, ये सिद्ध हमें करना था, तो इसके लिए हम कुछ बातें की थी। एक हमने सीखा था कि शांत आवर्ती क्या होता है, दशमलव का शांत आवर्ती हम कैसे निकालते हैं, इसके बारे में सीखा था कि कैसे हम हर का गुणनखंड करते हैं, और हर के गुणनखंड में अगर 2 और 5 आए तो वो शांत आवर्ती है, और 2 और 5 के अलावा कुछ और आता है तो वो अशांत आवर्ती है, ठीक है। तो ये सब बातें हमने चैप्टर 1 में सीखा। अब हम बात करते हैं चैप्टर
2 की। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करेंगे चैप्टर 2। देखिए चैप्टर 2, चैप्टर 2 है बहुपद। चैप्टर 2 क्या है? बहुपद। बहुपद को इंग्लिश में हम कहते हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक है, चैप्टर 2 है बहुपद, पॉलिनोमियल्स। कि बहुपद क्या चीज़ होती है? बहुपद का मतलब होता है कई सारे पद। देखिए पद क्या होता है? जैसे x, y, 3, 5, ये सारे पद हैं। ठीक है, अब अगर ये एक अकेले हैं तो इसे हम कहेंगे एक पद। इसे हम क्या कहेंगे? एक पद। अगर दो होंगे, अगर मैं दो को, इनमें से किसी भी दो संख्याओं को लिखूं और बीच में कोई निशान लगा दूं, कोई भी अर्थमेटिकल निशान लगा दूं प्लस या माइनस का, सिर्फ ध्यान रहे किसका? प्लस या माइनस का। जैसे x प्लस वाई, 3 प्लस वाई, 5 प्लस जेड, ये सारे क्या हैं? द्विपद। ये तो हो गए एक पद, ये क्या हो गए? एक पद हो गए। ये हो गए द्विपद। अभी लिखना नहीं है, अभी आप पे समझना है। ठीक है, तो ये सारे हो गए एक पद और ये हो गए द्विपद। समझ में आ गया? अगर x, y, 3, 5 ये सारे अकेले हैं तो ये एक पद है, लेकिन अगर इनके बीच में प्लस या माइनस का निशान लगा दूं तो ये क्या बन जाएंगे? द्विपद। और यही दो से ज़्यादा हो तो ये बन जाते हैं बहुपद। जैसे मैं लिखूं x प्लस वाई माइनस का 3, तो ये 3 बातें हो गई। एक होता तो एक पद, दो होता तो द्विपद। अब दो से ज़्यादा है तो इसको कहा जाएगा, क्या कहेंगे हम इसको? बहुपद। क्या कहते हैं हम इसको? बहुपद। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि ये पद बहुपद क्या होता है, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा एक्सरसाइज है, सबसे पहले एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, तो अब आपके सामने पहले क्वेश्चन आ जाएगा। आप इस क्वेश्चन को उतार लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिएगा, क्वेश्चन को उतार लीजिएगा पूरा। 2.1 में मात्र एक ही क्वेश्चन है और उसी ही क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो आप पहले उस क्वेश्चन को उतार लीजिएगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या होगा और कैसे सॉल्व होगा। पहले आप क्वेश्चन उतारिए। उतार लिया क्वेश्चन? देखिए, अगर हम ग्राफ बनाएं, पहले ना इसे नोट कर लें। नोट करें, किसी बहुपद, किसी बहुपद, बहुपद को हम किससे दिखाते हैं? px। x का मतलब हो गया वैसा बहुपद जिसके अंदर जो चर संख्या है वो है x। अब ये चर अचर क्या होती है इसकी हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। बस इतना जान जाइए कि एक संख्या होती है चर संख्या, जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं होती है। तो एक ऐसा बहुपद जिसके अंदर सिर्फ एक ही प्रकार का चर हो x, तो उसको हम नाम देते हैं px। ठीक है, p मतलब होता है पॉलिनोमियल, p फॉर पॉलिनोमियल का p मतलब एक बहुपद जिसके अंदर चर कौन सा होगा? केवल x होगा। तो किसी बहुपद px का आलेख खींचने पर, आलेख खींचने पर यह x अक्ष को, यह x अक्ष को जितनी बार, x अक्ष को जितने बार प्रतिच्छेद करता है, जितने बार प्रतिच्छेद करता है, वह शून्यांक की संख्या कहलाती है। अब शून्यांक क्या चीज़ है इसके बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे। अभी आप लिख लीजिए, शून्यांक की संख्या कहलाती है। ठीक है, पहले उतार लीजिए आप लोग ये, फिर मैं आप लोग को बताऊंगा क्या है। फिर उतार लीजिए कि किसी बहुपद px का आलेख खींचने पर यह x अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद करता है, ध्यान से सुने, x अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद करता है वह शून्यांक की संख्या कहलाती है। ठीक है, आलेख का मतलब होता है ग्राफ। अब देखिए, सबसे पहले देखिए शून्यांक क्या हो, चर अचर क्या होती है। देखिए मैं यहाँ पर बताता हूँ, जो संख्या होती है ना
जो संख्या होती है वो दो प्रकार की होती है, या तो वो चर संख्या कहलाएगी या तो वो अचर संख्या कहलाएगी। चर संख्या इंग्लिश में हम इसको वेरिएबल कहते हैं और अचर संख्या को हम कांस्टेंट कहते हैं। अचर संख्या को हम कांस्टेंट कहते हैं। तो जो भी संख्या होती है दो प्रकार की होती है, एक होती है चर संख्या और एक होती है अचर संख्या, वेरिएबल और कांस्टेंट। वैसी संख्या जिसकी वैल्यू हमें ना पता हो वो चर संख्या कहलाती है, और वैसी संख्या जिसकी वैल्यू हमें पता हो वो अचर संख्या कहलाती है। ठीक है, चर संख्या को हम x, y, z, a, b, है ना, इन सब के नाम से etc इस नाम से जानते हैं। अचर संख्या जैसे 1, 2, 3, ठीक है, ये सारे ये क्या कहलाती हैं, हमारी अचर संख्या कहलाती है। सर चर अचर ना एक बार और अच्छे से समझा दीजिए। चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। देखिए, मान लीजिए कि एक व्यक्ति है और इसके सर पर एक टोकरी है। ठीक है, टोकरी में कुछ सामान रखे हुए हैं। एक दूसरा व्यक्ति है, ये इससे पूछता है कि भाई ये जो सामान है ये कितने हैं तेरे पास। मान लीजिए कि ये सेब रखे हुए हैं और इनका मैं नाम रख देता हूँ, इसका नाम मैं रख देता हूँ राम और इसका नाम मैं रख देता हूँ श्याम। ठीक है, अब श्याम राम से पूछता है कि राम ये बताओ कि तुम्हारे सर पर जो टोकरी है उसमें कितने सेब रखे हुए हैं। तो राम जवाब देता है कि मेरे सर पे जो टोकरी है इसमें x सेब रखे हैं। कितने सेब रखे हैं? x सेब रखे हैं। अब ये बताएं कि अगर राम ये कहेगा श्याम से कि मेरे सर पर x सेब रखे हैं तो इसका मतलब क्या होगा? कितने सेब रखे हैं? x का मतलब क्या समझा जाए? 1 सेब है, 2 सेब है, 4 सेब है, 10 सेब है, कितने सेब है? x का मतलब क्या समझा जाए? नहीं पता। तो x का मतलब तो कुछ भी हो सकता है। तो ये जो x है इसको कहा जाता है चर संख्या। मतलब जिसकी वैल्यू हमें ना पता हो उसको हम क्या कहते हैं? चर संख्या। ठीक है, और यही अगर राम कहता कि मेरे सर पर 12 सेब हैं, मेरे जो सर के ऊपर टोकरी है उस टोकरी में 12 सेब हैं, तो 12 का मतलब तो समझ में आ जाता कि कितने सेब हैं? 12 सेब हैं। तो 12 क्या हुआ? अचर संख्या। मतलब जिसकी वैल्यू हमें पता होती है वो अचर संख्या कांस्टेंट कहलाती है, और जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता होती है वो चर संख्या मतलब वेरिएबल कहलाती है। बात समझ में आ गई? चाहो तो इसे लिख लो एक बार, वीडियो को पॉज करो, लिख लो। संख्या दो प्रकार की हो गई, चर और अचर। चर हो गया वेरिएबल और चर कांस्टेंट। वेरिएबल को x, y, z इनसे दिखाते हैं। तो हम बात कर रहे थे बहुपद की। तो मैंने कहा था ना कि किसी बहुपद px, इसका मतलब ऐसा बहुपद जिसके अंदर चर क्या होगा? x होगा। ठीक है, उसका आलेख खींचने पर x अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा, जितनी बार वो काटेगा, वो शून्यांक की संख्या कहलाती है। अब ये शून्यांक क्या चीज़ है सर? तो सबसे पहले हम शून्यांक पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए x-1। अब ये बताइए, ये एक बहुपद हो गया x-1। सर ये द्विपद है। हाँ द्विपद है। x की क्या वैल्यू रखेंगे कि ये पूरा पूरा 0 हो जाए? बताइए, x की जगह हम क्या रखें कि इसका आंसर 0 आ जाए? सर माइनस में 1 है, अगर मैं x की जगह 1 रखता हूँ तो 1 - 1 कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि x की जगह 1 रखने पे ये जो पूरा जो द्विपद था ये किस में बदल गया? 0। इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ शून्यांक है वो है 1। कहने का मतलब क्या होता है कि शून्यांक किसी चर की वह संख्या होती है जो किसी भी बहुपद को 0 में बदल देती है। ठीक है, शून्यांक क्या होती है? शून्यांक किसी चर की वह मान होता है, चर का वह मान होता है जिसके कारण पूरा बहुपद 0 में तब्दील हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? शून्यांक कहते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ x² - x - 2। x² - x - 2। अब ये एक बहुपद है
जी सर बहुपद है। सिर्फ x है इस बहुपद में? जी सर, इस बहुपद में सिर्फ और सिर्फ x है। तो अब बताइए कि ये जो बहुपद है इसमें हम x का क्या मान रखें, x की जगह ऐसा क्या रखें कि इस पूरे की वैल्यू 0 हो जाए। इस x की जगह हम ऐसा क्या रखें कि इस पूरे की वैल्यू 0 हो जाए। चलिए इस x की जगह हम 2 रखते हैं, ठीक है। 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर -2 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 दूनी 4, माइनस स्क्वायर निकालना तो आता ही, आप लोगों ने बचपन में सीखा है। 4 -2 -2, 4 में से 2 जाएगा 2 और 2 में से 2 गया 0। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं -2 -4, 4 में से 4 माइनस हो गया 0। इसका मतलब ये हुआ कि इस x की जगह, इन दोनों x की जगह मैंने क्या रख दिया? 2 रख दिया, ठीक है। x की जगह मैंने क्या रख दिया? 2 रख दिया। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि इस बहुपद का जो शून्यांक है, ये जो बहुपद था x² - x - 2, ये पूरी की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बहुपद का जो शून्यांक है वो कितना है? 2 है। बात समझ में आ रही है? तो आप लोग लिख लें, मैं बोल रहा हूँ, लिखें, जल्दी जल्दी लिखें। लिखिए, हेडिंग डालिए शून्यांक, हेडिंग डालिए शून्यांक, लिखिए किसी बहुपद में उसके चर का वह मान, जो बहुपद को 0 0 में बदल देता है, उसे शून्यांक कहते हैं। मैं लिख ही देता हूँ, ठीक है। शून्यांक को इंग्लिश में हम जीरोस कहते हैं, ठीक है। लिखेंगे किसी बहुपद में चर का वह मान, किसी बहुपद में चर का वह मान जो बहुपद को 0 मतलब 0 में बदल देता है, उसे शून्यांक कहते हैं, उसे शून्यांक कहते हैं। उतार लीजिए इसे एक बार। शून्यांक, किसी बहुपद में चर का वह मान जो बहुपद को 0 में बदल देता है, उसे शून्यांक कहते हैं। अब बात समझ में आ गई? तो देखिए, किसी बहुपद के कितने शून्यांक होंगे, मतलब x का कितना ऐसा मान होगा जो इसको 0 में बदल देगा। तो जब हम उसका ग्राफ बनाएंगे तो x अक्ष वाले, मतलब जब हम ग्राफ बनाते हैं तो 2 अक्ष होते हैं ऐसे। अब हम देखिए, जरा मैं इस बात को समझाता हूँ। ये जो मैंने लिखवाया है कि किसी बहुपद का आलेख खींचने पर x अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद करता है, शून्यांक की संख्या कहलाती है। इस बात का क्या मतलब हुआ? जैसे ये देखिए, जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ऐसी 2 लाइनें होती हैं, इसको y कहा जाता है और इस वाले को x अक्ष कहा जाता है। अब जब भी हम किसी बहुपद का कोई ग्राफ खींचेंगे, ठीक है, अब मान लीजिए बहुपद क्या है? px है, मतलब एक ऐसा बहुपद है जिसका जो वेरिएबल है, जो चर है, वो क्या है? x है। तो अगर किसी बहुपद का चर x है, उसका हम ग्राफ बनाए तो x वाले को जितनी बार काटेगा, मान लीजिए कि मैं किसी px का ग्राफ बना रहा हूँ, देखिए ये रहा, ये कोई px है, ये कोई बहुपद है, उसका मैंने ग्राफ बनाया। अब ये px है तो x वाले को जितनी बार काट रहा है उतनी इसके शून्यांक की संख्या होगी, ठीक है। x वाले को कितनी बार काट रहा है? 1 2 3 बार काट रहा है। तो इसका मतलब इसके शून्यांकों की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी? 3। इसके शून्यांक की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। यही बात मैंने बताई थी। क्या बताई थी? कि किसी बहुपद px का आलेख खींचने पर, किसी बहुपद px का जब हम ग्राफ बनाएंगे तो x अक्ष को जितनी बार काटेगा, प्रतिच्छेद मतलब काटना, जितनी बार काटेगा वो शून्यांक की
संख्या कहलाती है। देखिए यहाँ पर कितनी बार काट रहा था, 3 बार। ये शून्यांक की संख्या कितनी होगी, 3। मान लीजिए एक और ग्राफ बनाता हूँ मैं, ये y अक्ष हो गया, ये x अक्ष हो गया, और ये कोई px है, ये कोई px है। अब बताओ ये px है तो x को कितनी बार काट रहा है? सर ये x वाले को तो टच ही नहीं, काट ही नहीं रहा। अगर x वाले को नहीं काट रहा तो इसके शून्यांक की संख्या कितनी हो गई? शून्यांक की संख्या, इसके शून्यांक की संख्या कितनी हो गई? 0, क्योंकि x अक्ष को तो काट ही नहीं रहा, तो इसके शून्यांक की संख्या कितनी है? 0। शून्यांक नहीं है, शून्यांक की संख्या है 0। जी सर, अब तो बात समझ में आ गई। बात समझ में आ गई? अगर ये बात समझ में आ गई होगी तो आप एक्सरसाइज 2.1 कर लोगे। ठीक है, उसमें देखना कि x अक्ष को कितनी बार काट रहा है, जितनी बार काटेगा वो उसके शून्यांक की संख्या होगी। बाकी ये जो एक्सरसाइज 2.1 है वो इतना इम्पॉर्टेंट है नहीं, अभी तक तो एग्ज़ाम में कभी आया नहीं। ठीक है, इतना बस सीख लो। 2.1 में बस इतना ही बताना है कि शून्यांक की संख्या कितनी है, जितनी बार वो x अक्ष को काट रहा होगा उतना उसका शून्यांक की संख्या हो जाएगी। ठीक है जी सर, समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 में हमें शून्यांक निकालना सीखना है। 2.1 में हमने शून्यांक की संख्या सीखी थी, अब हम शून्यांक निकालना सीखेंगे। जी सर, ये तो हमें जोर जानना है कि शून्यांक निकालते कैसे हैं। देखिए बहुत ही आसान है, बचपन से करते आ रहे हो, बस आपको पता नहीं है कि यही शून्यांक हुआ करता था। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 में हम शून्यांक निकालना सीखेंगे, बहुत ही आसान। देखिए अब जैसे मैंने कहा था ना, अब ये x-1 है। अब बताइए कि यहाँ x की हम क्या वैल्यू रखें कि इसकी पूरी की संख्या 0 आ जाए? यही तो शून्यांक होती है। तो बहुत सिंपल है, बराबर में 0 रखो। अब x की वैल्यू निकाल दो। x -1 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +1। तो x बराबर 1 क्या है? इसका शून्यांक है, बस x +1। अब बताइए इसका शून्यांक क्या होगा? तो बहुत ही आसान है, क्या करो, शून्यांक निकालने के लिए बराबर में 0 रखो। अब देखो x +1 है, इधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस का, अभी उतारना मत, मैं बोलूँगा उतारने के लिए। x बराबर में -1, तो देखो x का मान कितना आ गया? -1 आ गया। तो x का मान ये जो -1 है, ये क्या है? इसका शून्यांक है। ठीक है, तो शून्यांक निकालने के लिए कुछ नहीं करना होता, बराबर में 0 रखना होता है और x की वैल्यू निकालनी होती है। x की क्या निकालनी होती है? वैल्यू निकालनी होती है। जब हम x की वैल्यू निकाल देते हैं तो जो भी वैल्यू आती है किसी बहुपद के, बराबर में 0 रखो और x की वैल्यू निकालो। जो वैल्यू आएगी वो उसका क्या कहलाता है? शून्यांक कहलाता है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.2 में हमें जो द्विघात बहुपद दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? द्विघात बहुपद, मतलब एक ऐसा बहुपद जिसके पावर में 2 है। ठीक है, द्विघात बहुपद दिया हुआ है। अब द्विघात बहुपद का अगर हमें शून्यांक निकालना है तो उसके लिए हमें गुणनखंड विधि आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? गुणनखंड विधि। अब एक मैं एग्जाम्पल ले ले रहा हूँ, उतारना मत, कि अभी पहले समझो कि क्या होता है, उसके बाद उतारना। एक्सरसाइज एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। x² -x -2, ये एक द्विघात बहुपद है। देखिए पावर में 2 है ना, अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो ये द्विघात बहुपद है। अब इसका हमें शून्यांक निकालना है, तो हम क्या करेंगे? ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाले को पहले वाले से गुणा कर देंगे। उतारना नहीं है, पहले समझना है। देखो उतार रहे हो, उतारो मत, पहले समझो। हम क्या करेंगे? लास्ट वाली संख्या को पहले वाले से गुणा कर देंगे। लास्ट क्या है? -2 है, और ये क्या है? -x² है। -2 को x² से गुणा कर दीजिए। -2 को किससे गुणा कर दीजिए? x² से। देखिए मैं रफ में कर रहा हूँ, -2 को हम x² से गुणा करेंगे तो -2x² आ जाएगा। देखिए -2 को लास्ट वाले को, मैंने क्या कहा? लास्ट वाले को ये फर्स्ट वाले से गुणा कर दो। ठीक है, मैंने क्या कहा? लास्ट वाले को फर्स्ट वाले से गुणा कर दो। ठीक है, -2 को x² से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? -2x²। अब ऐसी दो संख्या सोचो
ऐसी दो संख्या सोचो जिसको जोड़ने या घटाने पर माइनस का 2x² आ जाए। बताओ, सॉरी, गुणा करने पर माइनस का 2x² आ जाए और जोड़ने घटाने पर माइनस का x आ जाए। ये बीच वाला देखो, हमने क्या किया, फिर से सुनो, लास्ट वाले को पहले वाले से गुणा किया, लास्ट वाले को पहले वाले से गुणा किया, आ गया माइनस का 2x²। अब ऐसी दो संख्या जिसको गुणा करने पे तो माइनस का 2x² आ जाए, जोड़ने घटाने पे ये जो बीच में है माइनस का x ये आ जाए। बताओ, कुछ संख्या हो सकती है कोई ऐसी दो संख्या जिसको जोड़ें या घटाएं तो माइनस का x आ जाए और गुणा करें तो माइनस का 2x² आ जाए। देखिए, मैं पूरा ना एग्जाम्पल के साथ ये रफ कम एक साथ दिखा रहा हूँ। बताइए, हो सकता है क्या? सर, अगर हम -2x में x जोड़ दें, -2x में x जोड़ दें तो माइनस का x आ जाएगा, है ना। देखो, -2x में एक x जोड़ देंगे तो माइनस का x आ जाएगा। ये छोटी क्लासों में आप पढ़े हो कि x का प्लस माइनस कैसे करना है। मैं यहाँ पर ये x का प्लस माइनस करना नहीं सिखा रहा आपको। -2x में एक x जोड़ देंगे तो माइनस का x आ जाएगा ना। माइनस का 2x है, देखिए 2x है, माइनस, पहली बात तो माइनस प्लस माइनस, आंसर माइनस में आएगा। बड़ी संख्या के साथ माइनस है तो माइनस में आएगा, हमें आंसर माइनस में ही चाहिए था। और 2x है, 2x में से एक x चला गया तो एक ही x बचेगा, तो माइनस का x बच गया। -2x से एक x चला गया तो माइनस का x आ गया ना, प्लस माइनस करने पे माइनस का x। और -2x को अगर हम x से गुणा करें तो 2x गुणा x -2x² नहीं हो जाएगा? 2x गुणा x 2x² नहीं हो जाएगा? हाँ सर, हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि माइनस, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये तो ज्यों का त्यों उतर जाएगा, माइनस का x²। ये जो माइनस x है ना, इसकी जगह हम लिखेंगे माइनस का 2x और प्लस का x। क्या लिखेंगे? माइनस का 2x प्लस का x, इस x की जगह पर लिखेंगे और ये लास्ट वाला भी ज्यों का त्यों उतर जाएगा। ठीक, अब ये चार चीज़ें हो गई, 1 2 3 4। अब शुरू के दो से कुछ कॉमन ले लो, x² - 2x है, यहाँ से x कॉमन ले लो। दोनों में कॉमन क्या होता है? जो दोनों में आता हो, तो दोनों में क्या आ रहा है? x आ रहा है, x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा x²। 2x x² था, मतलब दो बार था x, एक बार x कॉमन ले लिया तो कितना बच गया? एक बार x बच गया, माइनस यहाँ से x चला गया तो बच गया 2, ब्रैकेट बंद, ये प्लस का निशान है। अब यहाँ से कॉमन लो, यहाँ तो कुछ कॉमन है ही नहीं तो 1, और ये ज्यों का त्यों उतर जाएगा। ध्यान रखना, ये x - 2 x ये हमेशा एक जैसा रहता है, दोनों ब्रैकेट वाला एक जैसा आता है। अब जो एक जैसे हैं ब्रैकेट में, उसको तो ब्रैकेट में एक बार उतार लो, और जो ब्रैकेट के बाहर है, एक x है और प्लस का 1 है, इसको एक ब्रैकेट में उतार लो। ठीक है। अच्छा, इनके बराबर में हमें 0 भी रखना था। यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये अच्छे से समझें कि कैसे किया है हमने। ठीक है, बार बार जब तक समझ में ना आए तब तक वीडियो को रिवाइंड करके बार बार समझें ये मैंने कैसे किया है। मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ कि जब कभी द्विघात बहुपद होगा और इसका गुणनखंड करना होगा, ये इसको कहते हैं हम गुणनखंड विधि। क्या कहते हैं हम? गुणनखंड विधि, मिड टर्म स्प्लिट मेथड, मिड टर्म स्प्लिट मेथड, या आप इसको कह सकते हो फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, गुणनखंड विधि क्या करते हैं हम? सबसे पहले लास्ट वाली संख्या को पहले वाले से गुणा कर देते हैं। फिर से दोहरा रहा हूँ बच्चों, ध्यान से सुन लो, लास्ट वाले को पहले वाले से हम गुणा कर देंगे, तो -2 को x² से गुणा कर दिया तो आ गया माइनस का 2x²। अब हमें ऐसी दो संख्या के बारे में सोचना है जिसको जोड़ने घटाने पे तो ये बीच वाला आ जाए माइनस का x, और गुणा करने पे ये माइनस का 2x² आए। ठीक है, तो ऐसी दो संख्या हमें मिल गई, माइनस का 2x और प्लस का x। -2x से एक x प्लस कर देंगे तो हमारा माइनस का x आ जाएगा, और -2x को x में गुणा कर देंगे तो माइनस का 2x² आ जाएगा। तो बीच वाले को तो हमने तोड़ दिया -2x और x में, पहले वाला ज्यों का त्यों, लास्ट वाला भी ज्यों का त्यों। अब इन दोनों से हमने कॉमन ले लिया x, तो यहाँ बच गया x, और यहाँ से x कॉमन ले लिया माइनस का 2। यहाँ x - 2 है, यहाँ हमने कुछ भी कॉमन आ नहीं सकता था तो हमने ले लिया 1,
जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो हम ले लेते हैं 1 और ये ज्यों का त्यों उतर जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो ब्रैकेट में है वो हमेशा एक जैसे रहेंगे, तो जो एक जैसा है उसे एक बार ब्रैकेट में लिख लिया और यहाँ बच गया x और प्लस का 1 बराबर में 0। यहाँ तक समझ में आ गया? जी सर समझ में आ गया। अब दो चीज़ गुणा करने पे 0 है तो या तो ये x माइनस 2 बराबर में 0 होगा या x प्लस 1 बराबर में 0 होगा। माइनस 2 को इधर ले जाएंगे प्लस का 2, या x प्लस का 1 है इधर ले जाएंगे तो माइनस का 1। तो x का मान आ गया, एक बार 2 आ गया और एक बार माइनस का 1 आ गया, तो यही कहलाएगा शून्यांक। प्लस वाले शून्यांक को हम अल्फ़ा मान लेते हैं और माइनस वाले शून्यांक को हम बीटा मान लेते हैं। ठीक, उतार लो इसे। उतार लिया? जी सर उतार लिया। अब आपके सामने किताब का क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 1 एक बार में आप पूरा उतार लें। ठीक है, पूरा क्वेश्चन नंबर 1 उतारें, उसके बाद मैं आपको इसके एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद तैयार करेंगे और जो नहीं आएगा उसे व्हाट्सएप पर पूछेंगे आप मुझे। ठीक है, तो अब आपके सामने 2.2 का एक एक्सरसाइज दिखेगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा और क्वेश्चन नंबर 1 पूरा उतारिएगा। उतार लिया? जी सर। देखिए तो पहले का पहला आपका यही होगा, x² माइनस 2x माइनस का 8। अब इसका गुणनखंड करते हैं हम। गुणनखंड कैसे करेंगे आपको बताया था, लास्ट वाले को पहले से गुणा करेंगे। -8 को x² से गुणा कर दीजिए तो ये आ जाएगा -8x²। -8 को x² से गुणा करेंगे तो -8x²। अब ऐसी दो संख्या सोचिए जिसको जोड़ने या घटाने पे ये बीच वाला माइनस का 2x आ जाए और गुणा करने पे तो माइनस का 8x² है। बताइए है ऐसी कोई संख्या? दो संख्या मतलब 8x² को दो भागों में तोड़ो, जिसको जो ये ऐसी संख्या आनी चाहिए दोनों जिसको जोड़ने या घटाने पर माइनस का 2x आ जाए। एक माइनस का 4x और एक प्लस का 2x। देखिए हमें माइनस में लाना था तो बड़ी संख्या माइनस में, और 2 लाना था, 4 में से 2 चला जाएगा, -4 प्लस का 2 तो 4 में से 2 चला जाएगा, 2 आ जाएगा, आ गया ना। और गुणा कीजिए, 4 दूनी 8 हो रहा है ना। इस दोनों को हम -4x प्लस 2x माइनस का 2x और -4x को 2x से गुणा कर देंगे तो 4 दूनी 8 और x² गुणा करने पे -8x² आ गया। ऐसी ही दो संख्या बनानी होती है। ठीक है, इसका कोई मेथड नहीं है, ये आपको खुद सोच करके दिमाग लगाना पड़ेगा इतना कि हम ऐसी कौन सी दो संख्या है। तो देखिए यहाँ पर दो संख्या आ गई, -4x और 2x। अब हमें क्या करना है, x² को तो ज्यों का त्यों उतारना है, x²। और ये जो माइनस का 2x है, इस माइनस के 2x की जगह ये जो हमने बनाया है फैक्टर, ये उतारेंगे। क्या उतारेंगे, माइनस का 4x और प्लस का 2x। अब माइनस का 8 ये जो लास्ट वाला है ये भी ज्यों का त्यों एज इट इज़ उतार देंगे। तो x² माइनस 2x माइनस 8 को हम क्या लिख सकते हैं, x² माइनस 2x माइनस 8 को क्या लिख सकते हैं हम, x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस का 8। अब देखिए मैंने कहा था ना इन दोनों में कॉमन क्या है, x² और -4x में दोनों में x है ना, तो x कॉमन ले लेते हैं। यहाँ x² था, एक x निकल गया तो एक x बच गया, यहाँ से x निकल गया तो माइनस का 4, ब्रैकेट बंद। अब इस दोनों में से लीजिए प्लस का निशान, 2x और 8 का मतलब 4 दूनी 8 और ये 2 है ही तो 2 कॉमन ले लो, यहाँ 2 हट जाएगा तो यहाँ बच गया x माइनस 8 क्या आता था, 4 दूनी 8, 8 का मतलब क्या होता है 4 दूनी 8, 2 तो हमने कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया 4। देखिए मैंने कहा था ना ये और ये एक जैसे समान आने चाहिए। देखिए x माइनस 4, यहाँ भी x माइनस 4, इसका मतलब हमारा आंसर सही जा रहा है। अब ये जो x माइनस 4 है इसको तो एक ब्रैकेट में रख लेते हैं हम, और ये जो बाहर है ब्रैकेट का इसको बाहर रख लीजिए, अलग ब्रैकेट में रखिए। ये x ये प्लस का 2। हमें इसका शून्यांक निकालना था, बराबर में 0 लगाते जाइए।
ठीक है, ये रफ काम था, ये मैं मिटा दिया। ठीक है, ये आ गया। अब आपको पता है या तो x माइनस 4 बराबर में 0 होगा या x प्लस 2 बराबर में 0 होगा। हम लिखेंगे या तो x माइनस 4 बराबर में 0 या x प्लस 2 बराबर में 0। x माइनस का 4 है, इधर जाएगा तो प्लस का 4, और ये प्लस का 2 है तो इधर जाएगा माइनस का। तो x बराबर 4 या x बराबर -2। तो इसके दो बहुपद आ गए, शून्यांक आ गए, एक तो 4 आ गया, एक -2 आ गया। तो प्लस वाले को हम अल्फ़ा मान लेते हैं और माइनस वाले को बीटा मान लेते हैं। तो इसके दो शून्यांक हो गए, अल्फ़ा हो गया 4 और बीटा हो गया -2। इसे उतार लीजिए एक बार। उतारिए। उतार लिया आप लोगों ने? जी सर, उतार लिया। बाकी जो इसके क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 1 के, इसे आप लोग खुद करने की कोशिश करें, और जो आंसर है आप लोग को व्हाट्सअप कर दूंगा मैं, अपना आंसर मिला लीजिएगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस आप लोग खुद करें और आंसर अपने व्हाट्सअप पे दिए गए असाइनमेंट से मिला लें। आपने आंसर जो किया है वो सही किया है या गलत किया है, लेकिन पहले अपने आप करेंगे, खुद करेंगे। ठीक है ना? जी सर, हम खुद करेंगे पहले तो। पक्का वादा? जी सर, वादा 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 पक्का। अगला हम इसके आगे का क्वेश्चंस जो होंगे, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, या इसी में अभी एक पार्ट अभी रह रहा है, अभी तो सिर्फ हमने शून्यांक निकाला है, इसका एक और काम करना है इसके आगे, वो हम अगले वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।